साथियों नमस्कार। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों उम्मीद है आप सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और मैं एक शिक्षक के रूप में पूरा प्रयास होगा कि न सिर्फ मैं आपको परीक्षा में मदद कर सकूं, बल्कि एक बेहतर व्यक्तित्व बनाने में भी मेरा योगदान हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है क्रैश कोर्स डे 17, जिसके अंदर हम हिंदी में पढ़ेंगे सर्वनाम और हिस्ट्री में पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल, वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश, एक ही है ये दोनों। और उत्तराखंड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम उत्तराखंड में कृषि व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम, इसकी परिभाषा है उस विकारी शब्द को सर्वनाम कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होकर उसकी पुनरावृत्ति को रोकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हैं इसके मैं, तुम, वह, यह, वे, लोग आदि। जैसे पुनरावृत्ति कैसे रोकेंगे, जैसे मैंने कहा कि राम बाजार गया, राम वहाँ से फल लाया, राम ने ऐसा किया, उसकी जगह मैं बार बार राम राम कहने की जगह मैं ऐसा कहूँगा कि राम बाजार गया, वह वहाँ से फल लाया, उसने वह फल काटे। मतलब कि बीच बीच में मैं वह, उसने, ये सर्वनाम का प्रयोग कर रहा हूँ। सर्वनाम के भेद, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। वो ऐसे हैं यथा मैं, तू, आप, वह, यह, कोई, जो, सो, कुछ, क्या, कौन। हिंदी में प्रयोग के अनुसार 6 प्रमुख सर्वनाम होते हैं। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनेट प्रोनाउन। और संबंधवाचक सर्वनाम होता है रिलेटिव प्रोनाउन। और प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मैं इनको इसलिए लाया हूँ कि इंग्लिश वाले भाइयों की भी हेल्प हो सके, थोड़ा समझने में आसानी हो जाती है। पुरुषवाचक सर्वनाम, व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम। व्यक्ति के जो नाम होगा, जो चाहे संज्ञा होगी, जो व्यक्ति उसके स्थान पर जो प्रयुक्त होगा उससे कहेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी भी प्रसंग में जैसे कोई बातचीत हो रही होती है तो एक वक्ता के समक्ष 3 प्रकार के पुरुष आते हैं। एक तो वह स्वयं होता है, दूसरे जो उसको सुनने वाले होते हैं, तीसरे कोई अन्य होते हैं जो वहाँ पर उस समय उपलब्ध नहीं होते हैं लेकिन होते हैं। उत्तम पुरुष में आएंगे मैं और हम, खुद के लिए कहेगा ना वो स्वयं, ये उत्तम पुरुष। द्वितीय पुरुष होगा सुनने वाला, मध्यम पुरुष तू, तुम, आप। और तृतीय पुरुष होता है अन्य, वह, यह, वे, ये। परिचय कराने के संदर्भ में आपका प्रयोग अन्य पुरुष के लिए होता है। जैसे मैं कहूँगा कि आप अभी सहायक सचिव हैं, ऐसे करके, तो उधर पर आएगा परिचय कराया मैंने किसी का, तो वो अन्य पुरुष में आएगा, नहीं तो मध्यम पुरुष में आता है आदर के उसमें। जैसे उदाहरण हो गए इसके, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम। वह मेरा मित्र है, किसी और के लिए कहा अन्य पुरुष सर्वनाम। अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। जिस सर्वनाम में आप अपने का बोध होता है, अर्थात वक्ता लेखक द्वारा स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा, वह अपने आप चला गया, ये क्या हुए निजवाचक सर्वनाम, खुद के लिए कह रहा हो। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत करता है। जैसे ये भी निकटवर्ती में यह, ये, इस, जैसे हम यहीं पर कहेंगे यह, ये, इस। दूरवर्ती के लिए वह, वे, उस, उन्होंने। एक इम्पोर्टेंट बात भी है, निश्चयवाचक सर्वनाम में दूर या निकट किसी वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इशारे करके बताते हैं यह, ये, वे। जैसे उदाहरण, यह घर मेरा है, संकेत कर दिया मैंने घर की तरफ को। वे बाजार गए हैं। नोट, यह वह अन्य पुरुष सर्वनाम भी है तथा निश्चयवाचक सर्वनाम भी है। अंतर केवल इतना है, मतलब कि जो यह वह हैं वे अन्य पुरुष सर्वनाम में भी अभी आए थे, लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम भी हैं। अंतर होता है इनमें केवल इतना कि
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं। यह संज्ञा के जगह में आ जाएंगे। जो अन्य पुरुष में सर्वनाम होंगे, राम बाजार गया की जगह वह बाजार गया, तो संज्ञा के स्थान में राम की जगह में वह आ गया, तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है। इनमें इशारे संकेत अंकित करेंगे हम, यह मेरा घर है, ऐसे करके। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जब व्यक्ति व वस्तु अनिश्चित हो। इनमें आते हैं जैसे कोई, कुछ, अन्य, कई। जैसे उदाहरण से समझेंगे, वहाँ कोई आया है, अब हमको पता नहीं है कि कौन आया है, अनिश्चित है हमारे लिए। कुछ लोग नहीं समझते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम दो वस्तुओं, व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट करते हैं अथवा प्रधान वाक्य से संबंध जोड़ते हैं। एग्जाम्पल से समझें, जैसे जैसे वैसे, जहाँ वहाँ, जो सो, जिसकी उसकी, जितना उतना। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपस में दोनों में संबंध है इसकी, जिसकी लाठी है उसी की भैंस भी है। जो पढ़ेगा वही पास होगा, आपस में संबंध है। अगर पढ़ेगा ही नहीं तो पास कैसे होगा। जैसे आप लोग ही, इन वीडियोज़ को मुझे बड़ी निराशा हुई कि आप लोग, मैंने कल एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखा तो उसमें 3 मिनट, कुछ लोग तो अभी छोड़ के ही चले गए होंगे, 3 मिनट 4 मिनट ऐसे दिखा रहा है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। इतना धैर्य जब नहीं है कि 30 मिनट की वीडियो, अगर आप 1.5 में भी देखते हैं तो 20 मिनट में आप उसे पूरी कर लेते हैं। तब भी आप लोगों में इतना धैर्य नहीं है कि उस वीडियोज़ को देख पाएँ, तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी में कैसे कर पाएंगे आगे को सर्वाइव। क्योंकि ये तो बहुत लंबी मैराथन जैसी है एक। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अचानक सफलता मिल जाएगी, फर्स्ट ही पेपर दिया और सफलता मिल जाएगी। तो एक बार देखिए, इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो प्रश्न पूछने के लिए उपयोग होता है, जैसे कौन, क्या, किसने आदि। उदाहरण, कौन आया है, क्या चल रहा है, ऐसे करके सवाल पूछ दिया हमने। सर्वनाम की विशेषताएं, रूप परिवर्तन होता है क्योंकि ये भी विकारी होते हैं। ये विकारी अविकारी पढ़ा दिया है मैंने आगे। सर्वनाम वचन कारक के अनुसार बदलते हैं। जैसे मैं, ये मैं के ही रूप हैं, मुझे, मेरा, मुझसे। ये देखो, एक इसमें परसर्ग जुड़ गया, कारक जुड़ गया है, से। वह, उसे, उसका, उससे। कुछ महत्वपूर्ण नियम, कुछ, बहुत कुछ, सब कुछ एक वचन पुल्लिंग माने जाते हैं। जैसे मैंने कुछ देखे, ये गलत हो गया, ठीक है। मैंने बहुत कुछ देखा, एक वचन में ही पुल्लिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, कुछ, बहुत कुछ। इनका कुछ न कुछ का प्रयोग नकारात्मक वाक्य में नहीं होता है। जैसे आज कुछ न कुछ नहीं होगा, अब के खप ही नहीं रहा है। आज कुछ न कुछ होगा, ज़रूर होगा, नकारात्मक वाक्य है। कोई, ये कोई वो है, ठीक है, सर्वनाम। स्त्री पुरुष के लिए, दोनों के लिए प्रयोग होता है। कोई गा रही थी, कोई जा रहा था। जो दोनों लिंग और वचनों के लिए प्रयोग होता है, वह लड़की जो बैठी है, वे लड़के जो खड़े हैं, दोनों के लिए प्रयोग होता है। जब संज्ञा न हो तब जो, वह का प्रयोग होता है। जैसे जो मेहनत करता है वह सफल होता है। इधर पर नाम नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या कर दिया, जो और वह का प्रयोग कर दिया। उत्तराखंड में कृषि व्यवस्था। भारत में, पहले हम भारत का जान लेते हैं, जो जो चीज़ें कृषि में प्रारंभिक संरचनाएं थी, फिर उत्तराखंड की कृषि व्यवस्था की बात करेंगे। भारत में कृषि की प्रारंभिक संरचना 1871 में लॉर्ड मेयो के काल में कृषि का संगठित प्रशासन शुरू हुआ। राजस्व, कृषि और वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कृषि को संगठित प्रशासन शुरू हुआ था, ठीक है, इसका 1871 में। 1875 में भारत में कृषि विभाग की स्थापना हुई। इम्पोर्टेंट सवाल है, कृषि विभाग की स्थापना कब हुई करके। 16 जुलाई 1929 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ICAR भारत में मृदा को 8 भागों में वर्गीकृत किया है। ये 8 भाग हम जब ज्योग्राफी में मृदा चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर बताऊँगा मैं आपको। उत्तराखंड में जैविक कृषि संस्थान,
जैविक कृषि और संस्थान, ठीक है। 2003 में उत्तराखंड में जैव प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना पंतनगर में की गई। 2003 में ही उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना की गई। 2011 में राज्य की पहली कृषि नीति लागू हुई। 2018 में दूसरी कृषि नीति अधिसूचित की गई। जैविक कृषि विधेयक 2019 को जनवरी 2020 में राज्यपाल की मंजूरी मिली और उत्तराखंड जैविक कृषि अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो गया। जैविक कृषि वो होती है जिसमें हम उर्वरक या रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम जो प्राकृतिक रूप से हमें खाद वगैरह मिलती है या प्राकृतिक रूप से हम जो खेती करते हैं वही जैविक कृषि के अंतर्गत आती हैं चीज़ें। कृषि भूमि एवं जनसंख्या स्थिति। उत्तराखंड में लगभग 69.77% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। मुख्यतः ग्रामीण लोग जो हैं वो कृषि पर आधारित हैं। राज्य कृषि भूमि पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना ग्राम्य योजना भूचरण व पर्यावरण संरक्षण हेतु इसको लाया गया था। मतलब इस योजना को ग्राम्य योजना किसके लिए लाएगी, तो भूचरण और पर्यावरण संरक्षण हेतु। बीज प्रमाणन एवं विपणन संस्थाएं। 14 मार्च 2001 को उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का गठन किया गया। इसका मुख्यालय देहरादून में है। इसका उद्देश्य इसको किसके लिए लाए, तो उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणीकृत बीजों को सुनिश्चित करना। मतलब कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को बांटने के लिए ये एजेंसी बनाई गई, इनको सुनिश्चित करना कि ये अच्छा है बीज या नहीं है करके। 14 मार्च 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। 8 जून 2006 को उत्तराखंड में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, इसका मुख्यालय भी देहरादून में है, इसकी स्थापना हुई 8 जून 2006 को। दिसंबर 2000 में कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन किया गया। विपणन माने बेचना इधर को, ठीक है, किसी उत्पादों को। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु इसकी स्थापना की गई, क्योंकि किसानों को उचित मूल्य मिल नहीं पा रहा था तो ये लोग दिलाएंगे उसे। जोतों की स्थिति 2015-16 के आधार पर सबसे लेटेस्ट यही है अभी तक। 8,81,305 कुल जोतें हैं उत्तराखंड में। कुल क्षेत्रफल में कितनी है, 7,47,320 हेक्टेयर क्षेत्रफल में। औसत जोत का आकार है 0.847 हेक्टेयर। इम्पोर्टेंट सवाल है, आया है पेपरों में, औसत जोत पूछते हैं कितनी है करके, मतलब कुल मिला के इतनी औसत जोत है। उत्तराखंड में सीमांत जोतों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। सीमांत जोतें अभी जानते हैं कितने हेक्टेयर से कितने हेक्टेयर तक होती हैं। क्रियात्मक जोत श्रेणियाँ जोत आकारों का वर्गीकरण। सीमांत जोत होती हैं 1 हेक्टेयर से कम। लघु जोत 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक। अर्ध मध्यम जोत 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक। मध्यम जोत 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक। वृहद जोत 10 हेक्टेयर से 3 हेक्टेयर। 10 हेक्टेयर से जो अधिक होगी वह वृहद जोत कहलाएगी। तो उत्तराखंड में कौन सी है ये, सबसे ज़्यादा सीमांत जोत है। 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, मतलब कि एक किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। कृषि का क्षेत्रीय स्वरूप। पर्वतीय क्षेत्र केवल निर्वाह आधारित, मतलब कि जैसे कृषि का जैसे पहाड़ों में क्या करे रहते हैं, 3-4 खेत जो मकान होगा उससे 3-4 खेत ऐसे करके लगा लिए। कुछ जो कभी जैसी फसल चली, जैसे रबी की चली, खरीफ की चली तो उतना बो दिया। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में कृषि जीवन का मुख्य आधार है। आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े खेतों में धान ये बोए रहते हैं, गेहूँ, गन्ना, क्योंकि वहाँ का मुख्य आधार वही है, वहीं से चल रही है उनकी आजीविका। राज्य में स्वयं को यहाँ कर भी नहीं सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि सीढ़ीदार खेत बनाने होते हैं, वो भी 15% ढाल वाले। ये तो इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आया है पेपर में। सीढ़ीदार खेतों में इतना ज़मीन भी नहीं होती है ज़्यादातर, फिर उनमें सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं होती है, तब केवल निर्वाह आधारित है। उत्तराखंड ने स्वयं को जैविक राज्य घोषित किया है। जिलेवार विशेष तथ्य हैं कुछ, जैसे सबसे अधिक शुद्ध बोया क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है, उधम सिंह नगर में। सबसे कम शुद्ध बोया क्षेत्रफल
चंपावत में पाया जाता है। सबसे अधिक ऊसर भूमि चमोली में पाई जाती है। सबसे कम ऊसर भूमि नैनीताल में पाई जाती है। सबसे अधिक परती भूमि पौड़ी में पाई जाती है। सबसे कम परती भूमि रुद्रप्रयाग में पाई जाती है। सबसे अधिक चारागाह भूमि चमोली में पाई जाती है। सबसे कम चारागाह भूमि टिहरी में पाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं, आते रहते हैं इनमें से कुछ ना कुछ। उत्तराखंड में कृषि भूमि के प्रकार। सिंचाई के आधार पर 3 प्रमुख प्रकार हैं। तालाब भूमि सर्वोत्तम सिंचाई सुविधा वाली होती है, सबसे उपजाऊ होती है। अब ज़्यादातर सिंचाई होती है तो उपजाऊ भी होती है, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा होता है। ठीक है। उपजाऊ भूमि से 3 गुना अच्छी मानी जाती है। इनसे कूट वाले सवाल आते हैं, इससे 3 गुना अच्छी मानी जाती है, कैसी मानी जाती है, इस टाइप से। तालाब भूमि के भी उपवर्ग हैं, 3 उपवर्गों में बांटा गया है। सेरा, पणचर, सिमार। सेरा कहते हैं जहाँ अधिक जल की प्रचुरता वाली उत्तम जलोढ़ भूमि। पणचर होती है आंशिक जलपूर्ति वाली मध्यम भूमि। सिमार होती है लगातार जल प्लवित वाली भूमि, धान के लिए उत्तम। सिमार, गजार ऐसे कहते हैं ना, जहाँ कीचड़ हुए रहता है उधर। उपराम भूमि पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपरी भाग, सिंचाई की कमी होती है यहाँ। वर्गीकरण उपराम अव्वल और उपराम द्वयम, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। इससे 1.5 गुना अच्छी, इस टाइप से है कुछ इसका भी। इजरान भूमि जंगलों के बीच पथरीली व अपरिपक्व भूमि, निम्न श्रेणी की भूमि होती है। राजस्व अभिलेखों में ऊखड़ भूमि कहा गया है इसको, इजरान भूमि को। इसे ही कटील भूमि भी कहते हैं। आ जाएगा सवाल, कटील भूमि किसे कहते हैं, तो इजरान भूमि को। इसे इजर भी कहते हैं। ठीक है। अन्य पारंपरिक भूमियाँ जैसे घरिया भूमि, गांव के पास की कृषि भूमि को घरिया भूमि कहते हैं। बुनिया भूमि जंगलों के निकट की भूमि को बुनिया भूमि कहते हैं। बिचल्या भूमि गांव के बीच में जो भूमि होगी उसे बिचल्या भूमि कहते हैं। कुछ स्थानीय शब्दावलियाँ, स्थानीय शब्द और हिंदी अर्थ, ये अब आ रहे हैं इस टाइप के सवाल, तो ध्यान देना इनमें। तलाव या कुल्यांदा सिंचाई वाली भूमि। उपराऊ वर्षा पर निर्भर कृषि भूमि। इजरान, कटुला, बुनिया जंगल से लगी भूमि। सेरा, बगड़, स्यार नदी घाटी से सटी भूमि। सिमार या केदार दलदली भूमि। डुंगिया, डुंगवाड़ी, ओखड़ पथरीली भूमि। कटील निकृष्ट भूमि। बांजो, बांज बंजर जमीन। ठीक है, बांजो पढ़ लो कहते हैं। गोचर चरागाह भूमि, गोचर मतलब गाय चर रही हैं, तो चरागाह भूमि। मध्यकालीन कृषि शब्द भी थे कुछ। पाए कास्त होते थे। सिरतान द्वारा अन्य गांव में की गई भूमि, ये सिरतान इरतान मैंने बताए हैं। इनको मैं अभी आगे जब आएंगे चंद्रकाल में तो हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे उधर पर। सलाण भूमि, ढालू भूमि, सलामी वाली भूमि। ढाल मैंने बता दी 15%, ये आया है सवाल तब 2-3 बार बता दे रहा हूँ। अकर राज्य से राजस्व मुक्त दी गई भूमि। कुल्यावाप भूमि माप की पारंपरिक इकाई कुमाऊँ में। कुल्यावाप क्या है, आ जाएगा तो वहाँ जड़ी बूटी ये वो ऐसे दिए होंगे, तो भूमि माप की पारंपरिक इकाई है। ठीक है, कुमाऊँ क्षेत्र में। खसरा ब्रिटिश कालीन भूमि प्रबंधन रजिस्टर होते थे। आजकल भी हम खसरा खतौनी निकालते हैं, जब भी कुछ कागज बनाते हैं तो तब से लिखा हुआ है उनमें। तो किसी राजस्व ग्राम की परिधीय भूखंड, राजस्व तोक होता है कि नहीं, जैसे हम न्याय पंचायत के अंदर ये राजस्व तोक है कहते हैं, तो एक परिध बना दिया हमने, गोल बना दिया कि इसके अंदर जो भूमि आएगी वो तोक कहलाएगा। उत्तराखंड में चकबंदी, पर्वतीय क्षेत्रों में बिखरी छोटी छोटी जोतें एकत्र कर बड़ी जोत बनाना चकबंदी कहलाता है। चकबंदी मतलब कि जैसे ये है पूरा, ये इधर मेरे पास खेत है, एक खेत इधर पर है और एक खेत यहाँ है, बीच में किसी और के खेत हैं ये, तो चकबंदी करा के मैं क्या करूँगा, इससे ये वाले खेत ले लूँगा और अपना इतना पूरा एरिया बना लूँगा ऐसे करके, और जो मेरा ये खेत है वो इस आदमी को दे दूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा, इससे चकबंदी इसी को कहते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों को हमने इकट्ठा करके एक अपने लिए रख लिया, ये इसके लिए दे दिया इधर को। इससे क्या होगा कि ज़मीन इकट्ठा होगी तो हम खेती वेती अच्छे से कर पाएंगे। 22 जुलाई 2016 को उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक 2015 पारित किया गया। 2015 का विधेयक था, 2016 में पारित किया गया 22 जुलाई 2016 को।
2016 में उत्तराखंड जोत चकबंदी अधिनियम लागू हुआ। 2022 में उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र हेतु जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली प्रख्यापित की गई, नियमावली बनाई 2020 में। वर्तमान में हरिद्वार और उधम सिंह नगर में एक एक चकबंदी इकाई कार्यरत हैं। इनमें चकबंदी कराने में प्रमुख योगदानकर्ता थे गणेश सिंह गरीब पौड़ी के थे और राजेंद्र सिंह रावत यमुना घाटी के थे। ये वाला सवाल भी आया है, राजेंद्र सिंह रावत चकबंदी कराने में मुख्य योगदानकर्ता कौन थे? तो राजेंद्र सिंह रावत। यमुना घाटी आपको मैंने दिखाई थी परसों। अब बात करेंगे गुप्तोत्तर काल, वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश। ठीक है, इसको पहले हम यहाँ देख लेते हैं पूरा मैप में कहाँ से कहाँ तक था ये। देखो यहाँ था ये मालवा तक, यहाँ बंगाल तक, यहाँ नर्मदा नदी तक, और यहाँ ये पंजाब हरियाणा। इनकी राजधानी जो ये स्थानेश्वर थी, स्थानेश्वर ये हरियाणा में थी। कन्नौज भी देख लीजिए क्योंकि हर्ष फिर कन्नौज को राजधानी बनाएगा। उज्जैनी भी इम्पोर्टेंट है, वल्लभी भी, मगध। जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने बता दिए हैं क्योंकि बार बार ऊपर नीचे मैप करना संभव नहीं हो पाता है इसमें। अब जानते हैं ऐतिहासिक स्रोत, मतलब कि इसके इतिहास के बारे में हमें कहाँ से पता चला ये वर्धन वंश के बारे में। बाणभट्ट की हर्षचरित से पता चला, हेन सांग के यात्रा वृत्तांत सियूकी से पता चला, हर्षवर्धन के 2 अभिलेख बांसखेड़ा अभिलेख शाहजहाँपुर यूपी और मधुबन अभिलेख मऊ यूपी, इनसे पता चला। एहोल अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का था, इससे भी पता चला। इनसे क्या पता चला अभी नीचे को ऐड किए हैं मैंने। हर्षकालीन मुद्राएं जो थी उनसे भी हमें इस वर्धन वंश की जानकारी मिली। वंश की उत्पत्ति और पूर्वज। वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, तब इसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। हर्ष के पूर्वज थे नरवर्धन, आदित्यवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। इनके बारे में कुछ खास जानकारी है नहीं। राजधानी इनकी थानेश्वर, याद रखिए। ये जो आजकल वर्तमान में हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है थानेश्वर, राजधानी थानेश्वर थी वर्धन वंश की। ये वंश शासक वैश्य वर्ण के थे। वैश्य कौन होते थे? जो व्यापार वगैरह करते थे, कृषि वगैरह, वो लोग थे, उससे संबंधित हैं। प्रारंभ में ये गुप्तों के सामंत थे, बाद में स्वतंत्र शासक बन गए। प्रभाकर वर्धन प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसकी उपाधियां हैं महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, प्रतापशील। इनके बच्चे कौन थे? संतति। एक इनकी लड़की थी राज्यश्री, जिसका विवाह इनने किया ग्रहवर्मा, कन्नौज के मौखरी वंश का था। ये राजा था यहाँ का ग्रहवर्मा। इसको हम उत्तराखंड में ही पढ़ते हैं, आपने 2-3 बार पढ़ा होगा। इसके बाद मैं जब ये एंशिएंट ख़त्म करूँगा तो फिर उत्तराखंड की हिस्ट्री शुरू करूँगा, जिससे कि हमारा पूरा एक कनेक्शन बने रहे, जिससे ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ भी आती हैं, मौखरी वंश, कन्नौज, ये ऊपर शक, कुषाण, ये सब, तो अच्छे से याद हो जाएगा चीज़ें। फिर इसका दूसरा एक लड़का था राज्यवर्धन, अगला था हर्षवर्धन। फिर इसकी मृत्यु होगी 605 ईस्वी में। इसकी पत्नी यशोमती सती हो गई। ठीक है, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है बस। फिर राज्यवर्धन की हत्या, ग्रहवर्मा की हत्या कर दी पहले मालवा के शासक देवगुप्त ने। ठीक है, राज्यश्री को कारागार में डाल दिया इस देवगुप्त ने। राज्यश्री ने देवगुप्त को हराया, राज्यवर्धन ने देवगुप्त को हराया फिर, लेकिन क्या हुआ? विश्वासघात कर दिया। किसने? गौण नरेश शशांक। गौण मतलब बंगाल साइड से। शशांक था इसका दोस्त देवगुप्त का। तो इसने क्या किया? पहले तो देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को मारा, राज्यश्री का पति था ये। फिर इनने मिलके किसको मार दिया? राज्यवर्धन ने देवगुप्त को हराया युद्ध में, तो ये पीछे विश्वासघात करके शशांक ने इस राज्यवर्धन को मार दिया। फिर अभी हर्ष बदला लेगा इनसे। राज्यवर्धन की हत्या कर दी, और ये शशांक ने बोधि वृक्ष भी कटवा दिया, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इम्पोर्टेंट सवाल है। हर्षवर्धन का गद्दीरोहण। ठीक है, 606 ईस्वी में यह हर्षवर्धन। प्रारंभ में मना कर रहा था, अब इतना जो मार दे रहे हैं सबको, ऐसा कर रहे हैं, तो ये बेचारा डर गया था, मतलब कि
ये मना कर रहा था मैं गद्दी में नहीं बैठ रहा हूँ करके। फिर इसने सेनापति था इसका सिंहनाद की प्रेरणा से शासक बन गया बाद में, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जैसे ही शासक बना तो बहुत सारी परेशानियां आने लगी। विंध्य के जंगलों में राज्यश्री वहाँ भाग गई थी, मतलब कारागार में डाला था इस राज्यश्री को, वहाँ से भाग गई, विंध्य के जंगलों में भाग गई और आत्महत्या करने के लिए चली गई थी विंध्य के जंगलों में। तो इसे बचाया। यहाँ भी इसका एक शासक कौन था इसका, मतलब एक दोस्त मिला इसका, ग्रहवर्मा का दोस्त था बौद्ध भिक्षु, उसने मदद की हर्षवर्धन की। ये जब आप लोग कहानियों के तरीके से पढ़ेंगे या टीवियों में जो आते हैं ये नाटक वाटक उनमें देखेंगे तब आपके दिमाग में बन जाएगी एक इमेज टाइप की। जो नए नए बच्चे हैं वो ऐसा कर सकते हैं, इनके सबके मिल जाते हैं एपिसोड, एक दो देख लिए। कन्नौज को राजधानी बनाया। अब क्या हुआ कि ये ग्रहवर्मा कन्नौज का था कि नहीं, अब ये कन्नौज आया इन सबको बचाने के लिए, तो इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बना दिया हर्ष ने, वहाँ से शासन करूँगा करके, क्योंकि उतना बड़ा शासन था। कन्नौज बीच में जैसा पड़ रहा था, स्थानेश्वर थोड़ा ऊपर को जैसा था, अभी दिखाया मैंने आपको। फिर इसने क्या किया, हर्ष संवत की शुरुआत की 606 ईस्वी में। अब हर्ष का विजय रथ, अब हर्ष जीतते जाएगा सब जगह। मालवा पर आक्रमण किया इसने, देवगुप्त के वंशजों को हराया। अब देवगुप्त ने वैसा किया तो इसको गुस्सा आया था, तो ये मालवा चले गया, फिर अपने में मिला लिया इसने मालवा को। मालवा हुआ यहाँ पर कोई लगा, अगर मैं देखते हैं तो मगध पर अधिकार किया, मगध राज की उपाधि धारण की इसने। 619 ईस्वी में शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल को भी अपने राज्य में मिला लिया। कामरूप असम के राजा भास्कर वर्मन से मैत्री संबंध कर लिए, दोस्त बना लिया उसको। वल्लभी गुजरात पर आक्रमण किया, ध्रुवसेन द्वितीय की हार के बाद विवाह संबंध कर दिए। ध्रुवसेन ने अपनी लड़की की शादी करा दी हर्षवर्धन से। अब हर्ष जीतते जो कि रहेगा, हर्ष को हार भी पड़ी, ठीक है। हर्ष को हराने के लिए कौन आएगा, अभी तगड़ा राजा आया एक, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, इसने नर्मदा नदी के तट पर इसको हरा दिया। इसकी जानकारी हर्ष की हार का वर्णन मिलता है हमको एहोल अभिलेख से। और हर्ष ने इसमें सकला उत्तर पतेश्वर नाथ की उपाधि धारण की, इसमें इसको कहा गया उपाधि दी, मतलब ये। अब साम्राज्य विस्तार, उत्तर में पंजाब तक, दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में बंगाल तक, पश्चिम में मालवा तक था। ऐसे करके हम बनाएंगे तो यहाँ पंजाब ऊपर, मालवा यहाँ पर, नर्मदा नदी इधर पर, ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच से बहती है ना, रिफ्ट वैली बनाते हुए ऐसे करके थोड़ा ऊपर इधर पर बनेगी मतलब। और पूर्व में बंगाल को मिला लिया। धर्म व नीतियाँ, प्रारंभ में शैव धर्म अपनाया था हर्षवर्धन ने, बाद में क्या किया, महायान बौद्ध धर्म अपना लिया ह्वेनसांग से प्रभावित होकर। सर्वधर्म समभाव का पालन किया, सभी धर्म का इसने पालन कराया, ठीक है, मतलब सभी धर्म को अच्छा मानता है, किसी को बुरा नहीं कहा। धार्मिक आयोजन कराए, कन्नौज में सभा कराई, इसको 5वीं बौद्ध संगीति भी कहते हैं। इसका अध्यक्ष ह्वेनसांग था। महायान का प्रचार किया इसने। महामोक्ष परिषद प्रयाग में हर 5 साल में आयोजित की जाती थी। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, यूके ट्रिपल एससी पूछ चुका है, और यूके ट्रिपल एससी का हर्षवर्धन फेवरेट टॉपिक होता है, क्योंकि 3-4 पेपरों में लगातार इससे सवाल बन गए हैं। आप देख सकते हैं पुराने पेपर, जब से नया पैटर्न है तब से 3-4 सवाल इसने पूछ दिए हैं इससे। छठी परिषद 75 दिन तक चली। उपस्थिति 5 लाख लोग उपस्थित थे। पूजा की बुद्ध शिव सूर्य की। पूरी आय जो थी इसकी उसका दान करता था ये महामोक्ष परिषद में। शिक्षा और साहित्य, नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांव अनुदान में दिए खर्च हेतु। जो 100 गांवों से मतलब अनुदान लेंगे वो नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर खर्च करेंगे। संस्कृत भाषा राजभाषा थी इनकी। दरबारी विद्वान, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं हर्षचरित, कादम्बरी, पूर्व पीठिका, चंडी शतक इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, मयूर शर्मा भी इसके समय में थे, इनने सूर्य शतक और मयूर शतक लिखी। शतक वाले सब के सब वर्धन वंश से हैं, ऐसे याद रख लेना। हर्षवर्धन स्वयं भी बहुत विद्वान था। इसने रत्नावली लिखी, प्रियदर्शी का नाटक लिखी और नागानंद लिखी।
हर्ष के इनकी विधाएं भी देख जाना एक बार। यहाँ पर मैं ऐड करना भूल गया हूँ, नाटक था या क्या था ऐसे करके। हर्षवर्धन के समकालीन शासक, राज्य और शासक। बंगाल में गौड़, शशांक शासक, ये वंश हैं इनके, ठीक है। बादामी चालुक्य, बादामी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय शासक था। कामरूप असम का भास्कर वर्मन था। वल्लभी गुजरात का ध्रुवसेन द्वितीय था। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हर्ष की उपाधि हर्षशिलादित्य, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, आते रहता है। हर्षशिलादित्य करके याद कर लीजिए। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, ये भी आया है। हेनसांग की जीवनी हुईली, इसका शिष्य था हेनसांग का, इसने इसकी जीवनी लिखी सीयू की। मुद्राओं में बैल पर आरूढ़ शिव पार्वती की प्रतिमा मिलती है हमको। राम लक्ष्मण मंदिर बनाया इसने, रायपुर में हर्ष के द्वारा निर्माण किया गया। हेनसांग को 2 बार डकैतों ने लूटा था। हर्ष ने 3 धर्मों बौद्ध, शैव और वैष्णव को संरक्षण दिया। सर्वधर्म समभाव मैंने बता दिया आपको। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर कुछ कमी बेसी होती है, क्योंकि आप लोग बीच बीच में छोड़ के चले जा रहे हैं, तो आप लोग कुछ कमियां लगती हैं मेरे को वीडियोज़ में, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उनमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।